नमस्कार। NLPS हिंदी ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सत्र में हम एसेट्स अर्थात आस्तियों, खास तौर पर अचल आस्तियों से संबंधित प्रक्रियाओं को समझेंगे। लॉगिन स्क्रीन से लॉगिन करने के बाद हम आस्तियां अर्थात एसेट्स आइकन पर क्लिक कर आस्ति मॉड्यूल की स्क्रीन पर पहुंचेंगे। इसमें हमने प्री माइग्रेशन के जरिए श्रेणियों के अनुसार सभी आस्तियों और उनके आरंभिक शेष अर्थात ओपनिंग बैलेंस से संबंधित विवरण कैप्चर किए हैं। यदि किसी समिति ने प्री माइग्रेशन के समय अलग अलग मद का आरंभिक शेष नहीं डाला हो या 1 अप्रैल के बाद वह किसी नई आस्ति की खरीदारी या बिक्री करती है या उसे किराए पर देती है, तो उसके लिए हमको कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होगी। कॉन्फ़िगर करने के लिए स्क्रीन की दाईं ओर ऊपर स्थित कॉन्फ़िगरेशन आइकन पर क्लिक करें, आस्ति प्रबंधन के विकल्प पर जाएं और श्रेणी मास्टर पर क्लिक करें। श्रेणी मास्टर की स्क्रीन खुलेगी। ERP सिस्टम में आस्ति के प्रकार के अनुसार श्रेणियां बनी हुई हैं, जिनके नाम आप स्क्रीन पर अंग्रेजी अथवा स्थानीय भाषा में देख सकते हैं। अब हम कॉन्फ़िगरेशन से आस्ति प्रबंधन के विकल्प से होते हुए मद मास्टर अर्थात आइटम मास्टर पर क्लिक करेंगे। पहले से जुड़ी हुई मदें मद मास्टर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगी। यदि कोई नई मद जोड़नी है तो हम दाहिनी ओर स्थित प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगी। सबसे पहले हम श्रेणी का नाम चुनेंगे, मद का नाम भरेंगे। लाल स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। स्थानीय भाषा में स्वतः आने वाले नाम में आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना पड़ सकता है। मद का संक्षिप्त नाम भरेंगे। आवश्यकता के अनुसार दिए गए विकल्पों को टिक करेंगे। ये विकल्प हैं: क्या आस्ति किराए पर देने योग्य है, क्या बीमा करना आवश्यक है, क्या मूल्य वृद्धि लागू है, आदि। सुरक्षित करें पर क्लिक करने पर सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। इसके साथ ही आइटम यानी मद कॉन्फ़िगर हो जाएगी। जोड़ी गई मद को हटाया या संपादित भी किया जा सकता है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से आस्ति प्रबंधन में जाकर विक्रेता मास्टर अर्थात वेंडर मास्टर पर क्लिक करेंगे। आपकी जानकारी के लिए यदि पहले से विक्रेता शामिल हैं तो विक्रेताओं की सूची दिखेगी। प्लस आइकन पर क्लिक करने पर विवरण भरने का पेज खुलेगा। उसमें सबसे पहले विक्रेता का नाम भरते हैं। स्थानीय भाषा में स्वतः प्रदर्शित नाम में आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना पड़ सकता है। विक्रेता का पता भरेंगे। गांव या शहर चुनेंगे। राज्य चुनेंगे। फ़ोन नंबर भरेंगे। ईमेल पता और संपर्क व्यक्ति का नाम भरेंगे। लाल रंग के स्टार निशान वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। अब इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से आस्ति प्रबंधन में जाकर हम किराया मास्टर पर क्लिक करेंगे। आपकी जानकारी के लिए यदि पहले से किसी मद का किराया जोड़ा गया है तो किराया मास्टर में सूची दिखेगी। प्लस के निशान पर क्लिक करने पर विवरण भरने का पेज खुलेगा। उसमें हम सबसे पहले श्रेणी का नाम चुनेंगे, मद का नाम चुनेंगे, आवश्यकता के अनुसार आवृत्ति का प्रकार चुनेंगे, रुपए में किराए की राशि भरेंगे, न्यूनतम किराया राशि यदि कोई है तो भरेंगे, नीति की तारीख भरेंगे। लाल रंग के स्टार निशान वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से आस्ति प्रबंधन में जाकर हम मूल्य ह्रास मास्टर अर्थात डिप्रिशिएशन मास्टर पर क्लिक करेंगे। यदि पहले से किसी मद का मूल्य ह्रास जोड़ा गया है तो मूल्य ह्रास मास्टर में सूची दिखेगी। प्लस आइकन पर क्लिक करने पर विवरण भरने का पृष्ठ खुलेगा। उसमें सबसे पहले हम श्रेणी का नाम चुनेंगे। नियम के अनुसार मूल्य ह्रास प्रतिशत भरेंगे।
लाल रंग के स्टार निशान वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। अब हम इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से आस्ति प्रबंधन में जाकर आस्ति आरंभिक शेष अर्थात एसेट ओपनिंग बैलेंस पर क्लिक करेंगे। यदि किसी समिति ने प्री माइग्रेशन के समय मदवार आरंभिक शेष नहीं भरा होगा तो वह आस्ति आरंभिक शेष के विकल्प से 1 अप्रैल को लॉगिन करके आरंभिक शेष भर सकती है। यदि प्री माइग्रेशन में मद के हिसाब से पहले से किसी मद का आरंभिक शेष जोड़ा गया है तो आरंभिक शेष की सूची मद के अनुसार दिखेगी। प्री माइग्रेशन में छूट गई मद का आरंभिक शेष बदलने या जोड़ने के लिए दाहिनी ओर स्थित प्लस के निशान पर क्लिक करने पर विवरण भरने का पृष्ठ खुलेगा। बाईं ओर स्थित संबंधित मद के चेक बॉक्स को टिक करें। उसमें सबसे पहले हम प्रारंभिक स्टॉक की मात्रा या संख्या भरेंगे। 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार मद का आरंभिक शेष यानी वर्तमान मूल्य भरेंगे। लाल रंग के स्टार निशान वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। आइए अब हम आस्ति मापदंड अर्थात एसेट पैरामीटर निर्धारित करने की प्रक्रिया समझते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से आस्ति प्रबंधन के विकल्प से होते हुए हम आस्ति मापदंड अर्थात एसेट पैरामीटर स्क्रीन पर जाएंगे। इसमें आवश्यकता के अनुसार सभी पैरामीटर निर्धारित करने होते हैं। यदि वे पहले ही निर्धारित नहीं किए गए हों या उनमें परिवर्तन की आवश्यकता हो। मापदंड भरने के बाद अद्यतन करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। मापदंड सफलतापूर्वक निर्धारित हो जाएंगे। अब हम कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से आस्ति प्रबंधन में जाकर विभाग मास्टर पर क्लिक करेंगे। यदि पहले से किसी विभाग को जोड़ा गया होगा तो विभाग मास्टर में सूची दिखेगी। प्लस आइकन पर क्लिक करने पर विवरण भरने का पृष्ठ खुलेगा। उसमें सबसे पहले हम विभाग का नाम भरेंगे। क्षेत्रीय भाषा में स्वतः प्रदर्शित नाम में आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना पड़ सकता है। विभाग का संक्षिप्त नाम भरेंगे। लाल रंग के स्टार निशान वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से आस्ति प्रबंधन में जाकर हम आस्ति जीएसटी मास्टर स्क्रीन पर जाएंगे। यदि पहले से किसी मद का जीएसटी मास्टर जोड़ा गया है तो उनकी सूची दिखेगी। नई मद का जीएसटी जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करने पर विवरण भरने का पृष्ठ खुलेगा। बाईं ओर स्थित संबंधित चेक बॉक्स को टिक करें। जीएसटी का विवरण भरें। प्रभावी तिथि भरें। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। कॉन्फ़िगर की गई मदों का जीएसटी विवरण नीचे दिखेगा। आस्ति जीएसटी मास्टर की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही कॉन्फ़िगरेशन की प्रक्रिया भी पूर्ण हुई। अब हम एसेट्स अर्थात आस्तियों के लेन देन की प्रक्रिया को समझेंगे। ईआरपी डैशबोर्ड में आस्तियां अर्थात एसेट्स आइकन पर क्लिक करेंगे। आस्ति मॉड्यूल में पेज खुलेगा। आइए अब आस्ति खरीद अर्थात एसेट परचेज की प्रक्रिया समझते हैं। आस्ति खरीद आइकन पर क्लिक कर आस्ति खरीद मॉड्यूल में प्रवेश करेंगे। खरीद विवरण वाले भाग में क्रय आदेश संख्या अर्थात पीओ नंबर भरेंगे। खरीद की तिथि भरेंगे। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि होगी। मत जोड़ें वाले भाग में दाहिनी ओर प्लस आइकन पर क्लिक करें। श्रेणी का नाम चुनें। मद का नाम चुनें। मात्रा या संख्या भरें। रुपए में जीएसटी को छोड़कर दर भरें। जीएसटी की दर यदि कॉन्फ़िगर की गई होगी तो अपने आप आ जाएगी। राशि के अंतर्गत कुल राशि अपने आप आएगी। आवश्यकता के अनुसार वाउचर का प्रकार चुनें। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। सफलता के संदेश के पॉपअप में ओके पर क्लिक करें। वाउचर एफएएस में पास होने के लिए तैयार है। इस तरह नकद खरीद की प्रक्रिया पूरी होती है।
अब हम आस्ति प्रबंधन की जानकारी लेंगे। आस्ति प्रबंधन करें आइकन पर क्लिक करें। पॉपअप में 3 विकल्प दिखेंगे। पहले हम आस्ति की टैगिंग वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आस्ति टैगिंग का पेज खुलेगा। आस्ति टैगिंग वाले भाग में श्रेणी का नाम चुनें, मद का नाम चुनें, क्रय आदेश अर्थात पीओ नंबर चुनें, मात्रा या संख्या, आरंभिक टैग और अंतिम टैग संख्या अपने आप आएंगी। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। सफलता के संदेश के पॉपअप में ओके पर क्लिक करें। आस्ति टैग हो जाएगी। नीचे मौजूद आस्ति टैगिंग वाले भाग में टैग की गई आस्ति को देखा जा सकता है। अब हम आस्ति प्रबंधन के दूसरे विकल्प आवंटन को समझेंगे, जिसका प्रयोजन विभाग को आस्ति का आवंटन करना है। आस्ति प्रबंधन करें आइकन पर क्लिक करें। पॉपअप में 3 विकल्प दिखेंगे। दूसरे विकल्प आवंटन पर क्लिक करें। विभाग का नाम चुनें, श्रेणी का नाम चुनें, मद का नाम चुनें, मात्रा या संख्या अपने आप शेष मात्रा के अनुसार आएगी। आवश्यक मात्रा या संख्या के अंतर्गत आवंटित की जाने वाली मद की मात्रा या संख्या डालें। लॉगिन तिथि ही आवंटन तिथि होगी। अभ्युक्ति भरें। मौजूदा आस्ति को टैग करने वाले भाग में मद के चेक बॉक्स को आवंटित करने के लिए चुनें। नीचे आस्ति आवंटन विवरण में पहले से आवंटित मदें दिखेंगी। ऊपर दाईं ओर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। सफलता के संदेश के पॉपअप में ओके पर क्लिक करें। आस्ति संबंधित विभाग को आवंटित हो जाएगी। अब हम आस्ति प्रबंधन के तीसरे विकल्प यानी आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया को समझेंगे, जो विभाग को आवंटित आस्ति को रद्द करने के लिए है। आस्ति प्रबंधन करें आइकन पर क्लिक करें। पॉपअप में 3 विकल्प दिखेंगे। आस्ति आवंटन रद्द करने से संबंधित तीसरे विकल्प पर क्लिक करें। श्रेणी का नाम चुनें, मद का नाम चुनें, देखें बटन पर क्लिक करें। आस्ति आवंटन रद्द करें वाले भाग में आवंटित मदें दिखेंगी। रद्द करने वाली मद के सामने चेक बॉक्स को चुनें। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। सफलता के संदेश के पॉपअप में ओके पर क्लिक करें। विभाग को आवंटित आस्ति रद्द हो जाएगी। अब हम आस्ति को किराए पर देने की प्रक्रिया को समझेंगे। आस्ति किराए पर देने से संबंधित आइकन पर क्लिक करें। पॉपअप में 2 विकल्प दिखेंगे। पहले हम अग्रिम किराए पर क्लिक करेंगे। यदि आस्ति किसी सदस्य को अग्रिम किराए पर देनी है तो सदस्य चुनें। ग्राहक सूचना वाले भाग में प्रवेश संख्या डालें। सदस्य का विवरण अपने आप आएगा। आस्ति विवरण वाले भाग में श्रेणी का नाम चुनें, मद का नाम चुनें, आवृत्ति का प्रकार चुनें। कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार किराया शुल्क दिखेगा। अग्रिम किराया विवरण वाले भाग में विवरण भरें। मात्रा में आस्ति की संख्या दिखेगी। घंटों की संख्या और मिनट में अवधि भरें। यह आस्ति को किराए पर चढ़ाने की अवधि है। आवश्यक मात्रा या संख्या भरें। आस्ति टैगिंग का पॉपअप खुलेगा। जोड़ने के लिए जोड़ें बटन पर क्लिक करें। सफलता के संदेश के पॉपअप में ओके पर क्लिक करें। कुल किराया राशि अपने आप कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार आएगी। डिस्काउंट राशि और अग्रिम राशि यदि कोई है तो भरें। शेष राशि अपने आप आएगी। रसीद संख्या भरें। आवश्यकता के अनुसार वाउचर का प्रकार चुनें। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि होगी। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। सफलता के संदेश के पॉपअप में ओके पर क्लिक करें। अब हम आस्ति किराया संग्रहण पर क्लिक करेंगे। आस्ति किराया संग्रहण वाले भाग में रसीद संख्या के अंतर्गत आस्ति किराया में जो रसीद संख्या भरी थी वह चुनें। किराया अग्रिम विवरण वाले भाग में रसीद संख्या के अनुसार सभी विवरण दिखेंगे। चेक बॉक्स को चुनें। आस्ति किराया संग्रहण भाग में संपूर्ण विवरण अपने आप आ जाएगा। आवश्यकता के अनुसार वाउचर का प्रकार चुनें। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। सफलता के संदेश के पॉपअप में ओके पर क्लिक करें। वाउचर FAS में पास होने के लिए तैयार है। इस तरह आस्ति किराया प्रक्रिया पूरी हुई। आइए अब आस्तियों पर मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन की गणना के बारे में जानें।
यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाती है। आस्ति गणना पर क्लिक करने के बाद पॉपअप में मूल्य ह्रास विकल्प पर क्लिक करें। मूल्य ह्रास विवरण वाले भाग में श्रेणी का नाम चुनें। से और तक तिथियां अपने आप आएंगी। लेजर का नाम चुनें। आवश्यकता के अनुसार पूर्णांकन अर्थात राउंडिंग लागू है तो चेक बॉक्स को टिक करें। देखें पर क्लिक करने पर मूल्य ह्रास विवरण वाले भाग में आस्ति का मूल्य ह्रास विवरण दिखेगा। सामने स्थित चेक बॉक्स को टिक करें। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। सफलता के संदेश के पॉपअप में ओके पर क्लिक करें। वाउचर FAS में पास होने के लिए तैयार है। इस तरह आस्तियों के मूल्य ह्रास की गणना की प्रक्रिया पूरी होती है। इसी प्रकार बाकी सभी आस्तियों के मूल्य ह्रास की गणना की प्रक्रिया पूरी करें। आस्ति बीमा पॉलिसी विकल्प से आस्ति के बीमा की प्रक्रिया की जा सकती है। स्क्रीन पर दाईं ओर ऊपर रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करने पर हम आस्तियों से संबंधित रिपोर्टें जनरेट कर सकते हैं। ये रिपोर्टें 3 श्रेणियों में विभाजित हैं: अन्य रिपोर्टें, CAS रिपोर्टें और MIS रिपोर्टें। आइए उदाहरण के रूप में एक रिपोर्ट देखते हैं। अन्य रिपोर्ट के अंतर्गत हम आस्ति मूल्य ह्रास चार्ट पर क्लिक करेंगे। मूल्य ह्रास चार्ट वाले भाग में रिपोर्ट कब से कब तक की चाहिए उसके हिसाब से और तक तिथियां डालेंगे। देखें पर क्लिक करने पर संबंधित अवधि का आस्ति मूल्य ह्रास चार्ट प्रदर्शित होगा। रिपोर्ट को डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है। इस प्रकार आस्ति से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।